स्तर 10.66 पाया गया और आवेदक की दोनों किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। वेंटिलेटर में रखे जाने की नौबत आ चुकी है और स्वयं जेल प्रशासन के द्वारा आवेदक की हालत अत्यधिक खराब हो जाने के कारण भोपाल स्थित एम्स अस्पताल में एडमिट कराया गया है, किंतु वहां भी आवेदक का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। आवेदक प्राइवेट इलाज के विशेषज्ञों द्वारा अपना इलाज कराना चाहता है। इलाज न होने पर आवेदक की मृत्यु होना संभव। The first application under section 439, offense under section 420, 406 and ये क्या लिखा है? मेंटेनेबिलिटी वाली बात क्या लिखी है? मेंटेनेबिलिटी वाली ये बात ये मिलो। हाँ। इसमें क्या हुआ मिलो, इसमें I was arrested on 29/3 मिलो and I'm on dialysis. I am on dialysis. My both kidneys have collapsed, my lord, and my creatinine increased to 11 points. And I was admitted in the hospital. The hospital, government hospital, refused to treat me because they were not having the sufficient means to treat me. Thereafter, my lord, I moved an application before the trial court. Please allow me to get the treatment privately. थोड़ा ऑर्डर पढ़िए जरा, ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर पहले पेज 14 देख लूं, पेज 14 देख लें। पेज 14 उससे पहले मेरे पेज 11 देखें तो बताइए। स्टार्ट्स फ्रॉम पेज 10। आपको 2 माह के लिए आदेश दिया था, उसके बाद क्या हुआ? 2 माह के आदेश के बाद ये 12 जून को एक्सपायर होगा पीरियड। अभी होगा। आई एम ऑन ट्रीटमेंट मिलो, आई एम टेकिंग प्राइवेट ट्रीटमेंट। तो कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया? कोर्ट ने फाइनली रिफ्यूज कर दिया बेल देने से। उन्होंने कहा कि आप 2 महीने बाद जैसे 12/6 सरेंडर कर देना या आप जेल चले जाना और ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल में होगा। आपका ट्रीटमेंट हो गया? नहीं, हमारा ट्रीटमेंट तो लाइफ लॉन्ग चलेगा मिलो, बिकॉज उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आई एम ऑन डायलिसिस ट्वाइस अ वीक। ये रिपोर्ट सारी आई है मिलो, पेज 10 में काइंडली थी। कितना सीरियस केस है ये इल हेल्थ का, दैट मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। आपने इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगाई है क्या? नहीं, इंटरिम सर इसमें क्योंकि ये रेगुलर बेल के लिए ही है। अच्छा, मैं रीड दिस पेज 10। पेज 10 आप बताइए। नहीं, मेन ये किस ऑफेंस में बंद है? ये 420 और 406 ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 409 उन्होंने ऐड कर दिया है। इसमें 4 एक्यूज बनाए थे, सबकी एंटीसिपेटरी बिल हो गई है। अच्छा। हाँ, 2 फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट, 1 फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट में। तो ये इसकी क्यों नहीं हुई? ये इसको मैंने एक्यूज बताया। एलिगेशन ये थे कि वहां पे कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंट नहीं था। एक आदमी जाके बोलता है कि इन्होंने मुझसे 40 लाख रुपए लिए और मैंने 40 लाख रुपए उधार लिए और मैंने अपना 1 किलो सोना दे दिया था इनको। जब वापस लेने गया तो इन्होंने मुझे चांदी दे दी और चांदी वो नकली थी। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि मेरे से इन्होंने 40 लाख रुपए इन्होंने मुझे दिए हो। तो कोर्ट ने ये कहते हुए बिल ग्रांट की थी एंटीसिपेटरी को एक्यूज। देयर शुड बी समथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। और ये जो एक्यूज है, ही इज नॉट इन पोजीशन मिलो टू इवन। ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, उसी वजह से ट्रायल कोर्ट ने ही बोला। पढ़िए, क्या पढ़ रहे थे? पढ़िए पेज 10। आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि जेल प्रशासन के द्वारा आवेदक का जिला चिकित्सालय मुरैना में इलाज कराया गया, किंतु किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज मुरैना में उपलब्ध न होने के कारण आवेदक J1 अस्पताल ग्वालियर में एडमिट कराया गया। आवेदक के शरीर में क्रिएटिनिन का स्तर 10.66 पाया गया और आवेदक की दोनों किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। वेंटिलेटर में रखे जाने की नौबत आ चुकी है और स्वयं जेल प्रशासन के द्वारा आवेदक की हालत अत्यधिक खराब हो जाने के कारण भोपाल स्थित एम्स अस्पताल में एडमिट कराया गया है, किंतु वहां भी आवेदक का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। आवेदक प्राइवेट इलाज के विशेषज्ञों द्वारा अपना इलाज कराना चाहता है। इलाज न होने पर आवेदक की मृत्यु होना संभव है। फलतः आवेदन स्वीकार कर इलाज के प्रयोजन से 2 माह की अंतरिम जमानत पर यह किए जाने का अनुरोध किया। तो ये आपको मिल गई थी? मिल गई। उसके बाद फिर कोर्ट में आपने रेगुलर बेल के लिए रेगुलर वो डिसमिस कर दिया। वो पढ़ी ऑर्डर कौन सा? पेज 14। तो ये जो आपका कंटेंशन था, कोर्ट ने सही माना था, है ना? हाँ, कोर्ट ने सही माना था। उन्होंने बोला था ये सही है, आप बहुत बीमार हैं, मतलब ये। अच्छा, नेक्स्ट पढ़िए। पेज 14 पे केस डायरी के अनुसार फरियादियां, पैराग्राफ 2 है मेरा। फरियादी नितिन अग्रवाल ने राधा ज्वेलर्स के ऑनर अंकुश गोयल के पास लगभग 1 किलो सोने के जेवर रखकर दिनांक 27/12/21 को 40 लाख रुपए उधार लिए थे और ये रकम फरियादी ने
फरवरी 2022 में अंकुश गोयल को वापस कर अपना गिरवी रखा हुआ सोना वापस मांगा, तो अंकुश गोयल द्वारा ये कहा गया कि सोना आगरा में रखा हुआ है, 7-8 दिन में वापस कर दिया जाएगा। किंतु इसके बावजूद अंकुश गोयल ने फरियादी का सोना वापस नहीं किया। फरियादी कई बार अंकुश के घर गया, तब अंकुश एवं अंकुश के भाई विवेक गोयल और विशाल गोयल और विक्की द्वारा भरोसा दिलाने के लिए 80 किलो चांदी देते हुए कहा कि जब उसका सोना आ जाएगा तब चांदी वापस कर देगा। किंतु 15/6/22 तक अंकुश गोयल ने सोना नहीं लौटाया। इसके बाद शंका होने पर जब फरियादिया ने सुनार से चांदी की जांच कराई, तब पता चला कि फरियादिया को दी गई चांदी नकली है। फरियादिया के लिखित आवेदन पर आवेदक आरोपी अंकुश गोयल सहित आरोपी गण के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 661/22 अंतर्गत धारा 420 406 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और मामले के अन्वेषण के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अपराध की वृद्धि की गई। दिनांक 1/4/23 को आवेदक आरोपी अंकुश गोयल और उसकी ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 इस आधार पर निरस्त किया गया था कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध है। दिनांक 29/3/2023 को लेखबद्ध किए आरोपी के मेमोरेंडम स्टेटमेंट में उसकी स्पष्ट एवं प्रमुख भूमिका होना परिलक्षित है और मामले में अन्वेषण जारी है। वो जो 3 प्रथम लोग नियमित जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने के बाद आवेदक की ओर से अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने संबंधी 12/4/23 को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए आवेदक के इलाज के प्रयोजन से आवेदक को 2 माह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाने का आदेश दिया था। जिला जेल मुरैना के पत्र क्रमांक 340 दिनांक 13/4/23 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आदेश दिनांकित 12/4/23 के परिप्रेक्ष्य में इलाज के प्रयोजन से आवेदक आरोपी अंकुश गोयल को 2 माह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। नहीं, तो चूंकि ये पॉसिबल कैसे है ये? वही आप देखिए, आपको 2 महीने के लिए आपको अंतरिम जमानत पर ऑन द मिलो। ग्राउंड ऑफ मेडिकल मिलो। प्रॉब्लम आपको दिया गया, मिलो। उसके बाद आप ये रेगुलर बेल का क्या मतलब है? नहीं, ये फाइनली लास्ट में देखेंगे मिलो तो निरस्त कर दिया है रेगुलर आवर। 439 कैसे हो जाएगा इसमें? हाँ, मतलब क्या वो ये meaning है? श्रीमान या तो ट्रायल कोर्ट ने, चूंकि आई एम इन पोजीशन, मैं तो बीच में फंस गया। हैं? मैं तो बीच में फंस हाँ। गया। कोर्ट को क्या करना चाहिए था कि पहले हमें सरेंडर करवाना चाहिए था, फिर हमारी एप्लीकेशन डिसमिस कर देनी चाहिए। उन्होंने बिना सरेंडर करवाए एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, 438 लगा नहीं सकता बिकॉज माय 439 हैज बीन रिजेक्टेड। और 439 में आप 438 में 12 तारीख का जो पीरियड है उसको एक्सटेंशन कराने के लिए नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकता क्योंकि 439 रिजेक्ट कर दिया इसमें। उन्होंने ये माना कि आई एम इन जेल। नहीं, ये तो वो लिख ही रहे नहीं देखा, एक बता रहा हूँ मैं, आगे पैर का बता रहा हूँ। क्योंकि यदि 439 उनको रिजेक्ट करनी चाहिए थी, पहले बोलते कि 2 महीने बाद आओ, आप सरेंडर करो या पहले सरेंडर करो। आखिरी लाइन बता रहा हूँ मैं। आप तो उसमें आते आपको और दे देते हैं 2 महीने के लिए। हाँ, इतना नहीं, करने- लेकिन ये कहाँ, ये कैसे हो जाएगा अभी इसमें कैसे कर सकते हैं? नहीं, पर मान लो अब आप ये उसी पीरियड को एक्सटेंड कराने आते ऑन द मेरे ग्राउंड को ऑफ। ये आखिरी लाइन देख ले मेरे को। अब मैं आई एम नॉट इन पोजीशन टू गो एनीवेयर। नहीं, मुझे तो देखो सही बात बताऊं, ज्यादा जो है टेक्निकलिटी नहीं। आती भी नहीं है, नहीं श्रीमान, लेकिन मेरे को प्राइमा फेसी लग रहा है ये नहीं, कैसे, ये कैसे पोजीशन होगा? उन्होंने खुद ने अपवर्ड कर दी ट्रायल कोर्ट ने कि अब मैं कहाँ जाऊंगा। मैं 438 में पहले अभी तो आपको ऑलरेडी बेल मिली हुई है नहीं, 12 तक के लिए। मैं एक्सटेंड भी करवा लूंगा फिर भी 439 में नहीं आ पाऊंगा ना, मैं कहीं नहीं आ पाऊंगा। आपने आवेदन ही 439 का लगाया हाँ, होगा ना? निरस्त भी 439 का निरस्त किया है। आपने आवेदन ही गलत पेश किया हुआ 439 क्यों? कैसे आ जाएगा 439 जब आप कस्टडी में नहीं है? नहीं, मैं तो पेंडेंसी थी, उसी में हमने इंटरिम बेल लगाई थी। इंटरिम नहीं थी, फाइनल नहीं, 439 थी। इंटरिम बेल लगाई। आप पहले फैक्ट समझ लीजिए, हमने 439 लगाई, उसी के साथ में इंटरिम बेल एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने 12/4 को इंटरिम बेल दी हमको। आपको फैक्ट नहीं मालूम? हाँ, पेज 12/4 देख ले, उसमें एक डिटेल लिखा है कि नहीं। आराम से आप जी 12/4 को 12/4 को हमको इंटरिम बेल दी। उसी के बाद इन्होंने आखिरी में जो नेक्स्ट डेट है 18/4 को इंटरिम दी, 12/4 को 18/4 को हमारी डिसमिस कर दी। तो ये जो 439 में किया इन्होंने, ये आखिरी में देखो ना, लास्ट लाइन में काइंडली विशिंग मिनट। नहीं, जब इंटरिम दी हाँ, तो क्या 439 की खारिज होने के बाद नहीं ड्यूरिंग पेंडेंसी। 439 की ड्यूरिंग पेंडेंसी उन्होंने ये आवेदन दिया इंटरिम। हाँ, तो 439 खारिज होने के बाद क्या ये ऑर्डर खत्म नहीं हो जाना चाहिए था उसी दिन? नहीं, उनको डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए थी कि इस लाइट में ये 2 महीने के लिए हमको दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं किया। मान लो 439 एक मेन सूट है, मेन सूट में 39/2 उन्होंने दे दी, इंजंक्शन दे दिया, और बाद में दावा निपट गया 18/4 को। हाँ। 12/4 को इंजंक्शन दिया
12/4 को इंजंक्शन इस बात का दिया कि 2 महीने तक ऑपरेटिव रहेगा, जी जी और 18/4 को दावा खारिज हो गया। जी। तो that interim order will not merge in the final order। नहीं, वही तो उसी वजह से तो मैं आया हूँ। नहीं, वो तो फिर तो ये तो जो है आपका ऑर्डर 18/4 को ही खत्म हो गया। एक मिनट पूछ रहा हूँ नहीं, मैं, उसको उन्होंने ऑब्जर्व कर दिया। हाँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा ये हूँ। दोनों चीज ऑब्जर्व कर दी। उन्होंने ये भी कह दिया उसमें कि आपका जो है 2 महीने के ऑलरेडी ग्रांट कर चुके हैं। लास्ट पैराग्राफ बता दूं, कौन सा वाला? ये लास्ट में जो मैंने पढ़ा है उससे पहले भी इनकी एक रेगुलर बिल खारिज हो चुकी थी। वो तो लिखा है। पहले काय को यही वाली तो खारिज हुई है। नहीं, इससे पहले भी हुई है। ट्रायल कोर्ट में ही हुई है ना वो, ट्रायल- हाई कोर्ट में थोड़ा हुई ट्रायल है। कोर्ट में ही तो हुई है ना, 23 को। ट्रायल कोर्ट में कोर्ट तो में ही तो सारी हुई है। चीजें लिखी हुई हैं। 18/4 को खारिज हुई है ना, ये बता रहे हैं। 18/4 को सेकंड हुई है। 18/4 को फर्स्ट हुई है ना। बस सेकंड, वो ट्रायल कोर्ट में मैं एप्लीकेशन मूव की, यहाँ कोई खारिज नहीं हुई है। नहीं, यहाँ की नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, आखिर तक पढ़ लूँ। आप इसको 12 को लगवा लो, अच्छे से बहस कर नहीं, लेना। मुझे वो सरेंडर करना पड़ेगा, बस ये है। नहीं, 12 की शाम को करोगे ना सरेंडर, मैं 12 को टॉप ऑफ द लिस्ट लगा देता हूँ, ठीक है। एज प्लेड लिस्ट ऑन, ये चाहे तो वहाँ एक्सटेंड के लिए भी लगा सकते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम है आपको, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एज प्लेड लिस्ट ऑन 12 ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट।